सो हेलो गाइस, सिचुएशन नंबर थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ मूविंग ऑन टू सिचुएशन फोर्थ. बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है गाइस. और इन्फ्लेशन का क्या नेम क्या है? कैपिटल बजटिंग एंड इन्फ्लेशन. कैपिटल बजटिंग एंड इन्फ्लेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है. तो गाइस इसको देखते हैं कैसे हम करने वाले हैं. तो इसमें गाइस सीधा हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे एक, दैट इज़ क्वेश्चन. और क्वेश्चन का गाइस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन मैं पढ़ने रीड आउट करने जा रहा हूँ गाइस. एक सेकंड दीजिएगा मेरे को. हाँ जी गाइस, तो वो क्वेश्चन हमारे को बोलता है इन द एंड ऑफ द ईयर 2009. ईयर 2009 के एंड में ना मिस डियाना, मार्केटिंग हेड ऑफ ज़ग्रेब कॉरपोरेशन. तो देखते हैं क्या बोलता है ये. एंड ऑफ ईयर 2009 की बात चल रही है. एंड ऑफ ईयर 2009 में डिस्कस्ड हर आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन द मार्केट विद मिस्टर केबल CEO ऑफ द कॉरपोरेशन फ्रॉम द ईयर. बात गाइस डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि हम ना एक कंपनी है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ डिस्कशन कर रही है कि क्यों ना हम मिलकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें. तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है. बट जो प्रोडक्ट जो हमारा स्टार्ट होना है ना, वो स्टार्ट होना है फ्रॉम ईयर 2010. तो यहाँ पर से स्टार्ट होना है हमारा प्रोजेक्ट. तो आगे बोलता है वो गाइस हमारे को, इट इज़ प्रपोज दैट द प्रोडक्ट वुड बी डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर सोल्ड इन द मार्केट. इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है गाइस? 10 लाख. जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन, जो कि हमारे को कब चाहिए होगी? 2009 में. उसके बाद गाइस, उसके बाद वो बोलता है हमारे से फर्दर दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैव ए 10-year ऑपरेटिंग लाइफ एंड 5-year लाइफ फॉर टैक्स पर्पसेस. ओ माय गॉड, जो लाइफ है ना इसकी फॉर टैक्स पर्पसेस और अदर टैक्स पर्पसेस, जो लाइफ है सिर्फ 5 साल है. वैसे जो लाइफ है वो 10 साल है. तो 5 जो हमें ये यहाँ से ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो डेप्रीसिएशन लगना है ना, वो 5 साल में आप लगाकर ख़त्म कर दो. डेप्रीसिएशन को 5 साल में आप लगाकर ना ख़त्म कर दो, है ना गाइस. डेप्रीसिएशन को 5 साल में लगाकर ख़त्म कर दो. और अदर जो मतलब जो टोटल लाइफ है वो तो 10 साल है, लेकिन डेप्रीसिएशन के लिए लाइफ 5 साल है. तो आगे देखते हैं क्या बोलता है वो. इन एडिशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री भी चाहिए हमारे को. इन्वेंट्री हमारे को कितने की चाहिए? 0.5 मिलियन, यानी कि 5 lakhs की इन्वेंट्री भी चाहिए. ये कब चाहिए? 2009 में. द परचेज इन्वेंट्री विल बी सोल्ड फॉर कैश 1 year आफ्टर द परचेज. ये जो इन्वेंट्री हमने अभी परचेज करी ना, इस इन्वेंट्री को सोल्ड करेंगे इन 2010. 2009 में हमने खरीदी, 2010 में इसको हम सेल करेंगे 2009 में इसको सेल करेंगे. फर्दर दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल हैव ए 10-year ऑपरेटिंग लाइफ एंड 5-year लाइफ फॉर टैक्स पर्पसेस. जो उसने वही सेम बात बोली, नीड टू बी परचेज इन ईयर 2009. द परचेज इन्वेंट्री विल बी सोल्ड फॉर कैश 1 year आफ्टर द परचेज. ये कितने की बिकेगी? 10 लाख रुपीज़ की. ये जो इन्वेंट्री हमने 5 लाख की खरीदी ना, ये 2010 में वो कहता है ईयर आफ्टर द परचेज फॉर, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, बट द परचेज इन्वेंट्री विल बी सोल्ड फॉर कैश 1 year आफ्टर द परचेज फॉर 1 मिलियन एट 2009 प्राइस. ये जो प्राइस दिया है ना, ये 2009 का प्राइस है गाइस.
ये जो प्राइस है ये 2009 का प्राइस है। उसने बोला एट द 2009 प्राइसेस एंड रिप्लेस्ड इमीडिएटली। तो अब आगे क्या बोलता है हम वो देखने वाले हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी है। तो अभी तक हमारे को कई जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें सबसे पहला हमारे को सबसे पहली चीज़ ना हमारे को ये दी है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ जो हमारे को चाहिए होगी वो ये है लाइफ। तीसरी चीज़ हमारे को चाहिए होगी इन्वेंट्री। फिर ये भी चाहिए हमारे को कि उसको सोल्ड कब हो रहा है। तो तीनों चीज़ें जो अभी तक हमने लिखी है ना वो काम की चीज़ें हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में वो हमारे को क्या बोलता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2 लाख पर ईयर। जो ये 2 लाख पर ईयर दी हुई है ये भी 2009 के प्राइसेस पर दी हुई है। ठीक है गाइस। उसके बाद देखते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 6% इन्फ्लेशन। अब आया इन्फ्लेशन इज 6% and inflation expected that inventory cost, sale price and operating cost are expected to increase as per inflation rate। तो उसने बोला जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है और क्या क्या बोला है, सेलिंग प्राइस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है और इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सब जो हैं इंक्रीज़ होंगी एज पर इन्फ्लेशन। सिंपल बात अभी तक तो बोल रहा है वो, है ना। उसके बाद बोलते हैं यू एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट। तो गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, सिर्फ आप ये नोट कर लीजिए यहाँ पे केसी दिया हुआ है 12% और टैक्स दिया हुआ है 34%। तो ये अभी तक हमने लिखा है, यहाँ पे नोट डाउन करा। अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन का ही समराइज वे में लिखा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग इसको ना गाइस दूसरी शीट पर करते हैं सॉल्यूशन को। आई होप अगर आपको दोनों चीज़ें दिख रही होती तो कितना अच्छा होता, बट करेंगे ट्राई गाइस। आपका सपोर्ट मिलेगा तो बिल्कुल वो भी करेंगे, बट अभी थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में गाइस देखते हैं हमारे को क्या गिवन था, सब कुछ गिवन था, इन्वेंट्री का सब कुछ गिवन था। तो हम अभी देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ना गाइस स्टेप वन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। गाइस आपने क्वेश्चन को समझा, पहले मेरे को ये बताओ आप क्वेश्चन को आपने समझा। क्वेश्चन में गाइस उसने बोला था ना कि जो परचेज हम करेंगे 2009 में, लेकिन उसकी सेल करेंगे अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में 2010 में। तो रेवेन्यू जनरेट होगा अगले साल, लेकिन ख़रीद हम लेंगे आज। तो जो टैक्स लगेगा वो अगले साल लगेगा, है ना गाइस, टैक्स लगेगा अगले साल। तो हमारे को यहाँ पर टैक्स निकालने के लिए ना अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है गाइस। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ईयर लिखने वाले हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा रेवेन्यू। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा रेवेन्यू। तो 0th पॉइंट ऑफ व्यू पे रेवेन्यू तो कुछ है नहीं, रेवेन्यू तो नहीं है कुछ भी। ठीक है। और फिर 1 साल बाद रेवेन्यू कितना आएगा गाइस। अब आपको क्वेश्चन को यहाँ पर देखना होगा। उसने बोला था गाइस इन्वेंट्री हम सोल्ड करेंगे 2010 में, उसका उसने प्राइस भी दे दिया था। और जो वो प्राइस दिया था ना वो 2009 का उसने प्राइस दिया था। फिर वो बड़ा द क्वेश्चन सेटलर इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, उसने यहाँ पर प्राइस दिया 2009 का, फिर नीचे दे दिया कि इन्फ्लेशन भी हुआ है। तो आप इन्फ्लेशन का भी ना इसको यूज़ कर लेना, इन्फ्लेशन का ना यूज़ कर लेना। ठीक है, हम कर लेंगे इन्फ्लेशन का यूज़, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो रेवेन्यू यहाँ पर 0 होगा। अगले साल में रेवेन्यू जब हम जो यहाँ पर हमने माल ख़रीदा था उसको यहाँ पर हम बेचेंगे ना, जब यहाँ पर हम बेचेंगे उसको, जो माल ख़रीदा था उसको यहाँ पर बेचेंगे। तो यहाँ पर बेचेंगे तो पहले उसकी कॉस्ट भी लिख लेते हैं एक बार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर कितना आएगा गाइस, 5 लाख। हम इसको लैक्स में लिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, नया पॉइंट जो आपके लिए सीखने के लिए है, 10 लाख का मेरा सेल होनी थी 2009 के हिसाब से, बट कितना इन्फ्लेशन कितना था, 1.06। तो
तो ये हो गया 10.6, तो ये इन्फ्लेशन आ गया 10.6। फिर इसको अगले साल के लिए क्या करेंगे 1.06 फिर दोबारा कर देंगे, फिर अगले साल के लिए 1.06 दोबारा कर देंगे, फिर अगले साल के लिए 1.06 दोबारा कर देंगे। तो गैस ऐसे करते करते ना 10 साल तक हम अपना लेकर जाएंगे। मैं अभी कॉपी करने वाला हूँ रेवेन्यू, मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 10.6, 11.24, 11.91, 12.63, 13.38, 14.19, 15.04, 15.94, 16.89 और लास्ट में आया 17.91। ये आपको कैलकुलेट करना आ गया है। तो अब क्या देखने वाले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर हमने 2009 का माल ख़रीदा था, वो यहाँ पर बेचा। तो गैस इसमें इन्फ्लेशन थोड़ी ऐड होगा, इन्फ्लेशन तो यहाँ पर ऐड होगा ना भाई। हमने जो यहाँ माल ख़रीदा था वो तो 2009 के प्राइसेस पर ही ख़रीदा था, उसको थोड़ी इन्फ्लेट कर देंगे कि जब भाई आज हमने स्टॉक खरीद कर रख लिया अपने पास गोदाउन में, तो कल हम उस स्टॉक को अगर बेचने जाते हैं तो हम अपना जो कॉस्ट है उसकी इंक्रीज़ थोड़ी कर देंगे। हमारी कॉस्ट तो वही चलेगी ना जो सप्लायर ने हमारे को बिल बना कर दिया है, जो बिल बना कर दिया है वही तो कॉस्ट चलेगी। तो इसीलिए वही कॉस्ट आई, जो इन्फ्लेशन होगा ना वो आगे जाके होगा। तो देखते हैं 5 इंटू 1.06, ये आया 5.3। आगे भी वैसे ही होगा 5.62 एंड 5.96, 6.31 and 6.69, 7.09, 7.52, 7.97 and 8.45। ये आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा रेवेन्यू भी लिख लिया। कॉस्ट ऑफ हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है टैक्स निकालना है। तो टैक्स के लिए गाइस हमारे को निकालने के लिए डेप्रीशिएशन भी चाहिए होगा, है ना। तो डेप्रीशिएशन भी चाहिए होगा, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसके पहले हमारे को दी हुई है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिखते हैं एक बार। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन थी गाइस, क्वेश्चन में प्लीज़ एक बार देखिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन थी 2 लाख रुपीज़। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे को यहाँ पर लगेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट बताइए, यहाँ पर तो मैंने बेचा ही नहीं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या लगनी चाहिए, बताइए। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए गाइस, प्लीज़ सोच समझ कर एक बार बताइए। मेरे ख्याल से तो नहीं लगनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। तो जो हमारे को ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई थी, प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को देखिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारे को दी हुई थी, ये 2 लाख रुपीज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो दी हुई थी ना गाइस, अब ये इसने बोला था 2009 प्राइस, उसके साथ वो बोलता गया था कि ये ना भैया 2009 के प्राइस के हिसाब से है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो गाइस ऑपरेटिंग कॉस्ट तो तभी इनकर होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये लिंक करती है ना प्रोडक्शन के साथ और हमारी बिजनेस के साथ। जब बिजनेस चलता है तभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं। जब बिजनेस चलता है तभी हम दुकान का रेंट देते हैं, हेल्पर को उसकी सैलरी देते हैं, या जो भी अदर वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो देते हैं। तो रेंट तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन चलती है वहाँ पे, तो मशीन में कुछ लगा लीजिए अब लुब्रिकेंट डलता है, यानी कि ऑयल डलता है। तो ऑयल तभी चलेगा ना जब मशीन चलेगी, और जब मशीन तभी चलेगी ना जब वहाँ पे माल बनेगा, मशीन चलेगी तो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ होगा, ऑयल को हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइस जब हमारा 2009 में तो हमने स्टॉक बनाकर रखा था, 2009 में तो हमने बेचा ही नहीं था, हमने स्टार्ट किया था 2010 से बेचना। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो 2010 से लगना स्टार्ट होगी। तो 2010 में इन्फ्लेशन भी आएगा। तो कॉस्ट कितनी थी उसकी, 2 लाख थी ना शायद, हाँ 2 लाख 1.06, तो 2.12 आ गया है, ये आ गया 2.12। उसके बाद गाइस बहुत सिंपल है ना, 2.25, 2.38, 2.52, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। 2.68, 2.84, 3.01, 3.19 and 3.38
फिर आया 3.58। तो गाइस अभी तक हमने इतना लिख चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख ली, अब हम डेप्रिसिएशन की बारी आ चुकी है। डेप्रिसिएशन गाइस, डेप्रिसिएशन के लिए ना उसने दो चीज़ें बोली थी कि जो डेप्रिसिएशन की लाइफ है, मशीन की लाइफ जो डेप्रिसिएशन के लिए है ना वो 5 साल है। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख रुपए। कितने सालों तक डेप्रिसिएशन मिलेगा? 5 सालों तक। तो देखते हैं गाइस, इसमें क्या इन्फ्लेशन लगा दूं? और गाइस एक चीज़ उसने ना क्वेश्चन में और बोली थी कि डेप्रिसिएशन जब हमने जिस ईयर में परचेज कर ली ना तभी से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये और ये 1 2 3 4 5 हो गया गाइस, डेप्रिसिएशन का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर नील 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 नील, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ गया। अब हमारा यहाँ पर टैक्सेबल प्रॉफिट अभी हम निकालने वाले हैं। तो इसमें लिख दूँ मैं यहाँ पर ABCD। तो कैसे हमने निकालेंगे? A रेवेन्यू में से A माइनस B प्लस C प्लस D, है ना गाइस? ऐसे ही करेंगे ना। तो यहाँ पे टैक्सेबल प्रॉफिट में पहला केस आ जाएगा -2, फिर दूसरे में आएगा हमारे पास 1.48, फिर 1.69, ये लैक्स में हमारे कैलकुलेशन चल रही है। 1.91, 2.14, 2.14 कहाँ चले गए हम? 2.14 और 4.39, 4.66। भाई बड़ा ना मोनोटेनियस क्वेश्चन है वैसे, है ना। 5.23, 5.54, 5.88। तो ये हमने टैक्सेबल प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब बारी आती है जिसके लिए हम ये सब कुछ खेल तमाशा कर रहे थे, अब वो तमाशा ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। तो -2 था यहाँ पर, तो टैक्स शील्ड हो जाएगी, टैक्स और टैक्स शील्ड। तो इस केस में टैक्स शील्ड हो जाएगी क्योंकि लॉस आया। तो टैक्स का रेट कितना था गाइस हमारे पास? 34%। तो 2 का 34% निकाला, ये आया 0.68 माइनस में, यानी कि टैक्स शील्ड। तो टैक्स तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ना गाइस। 0.5, 0.57, 0.65, 0.73, 1.49, 1.58, 1.68, 1.78, 1.88 एंड लास्ट में आया 2। तो हमने जो अपना जो तमाशा जिसके लिए रचाया था, ये तमाशा किसके लिए था? ये टैक्स निकालने के लिए। तो इतना पूरा ये जो कैलकुलेशन करी सिर्फ टैक्स निकालने के लिए करी, और टैक्स हमारा निकल के आ चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में गाइस क्या करने वाले हम? अब हम निकालने वाले हैं अपने कैश फ्लोस, जिससे हमारी NPV निकलेगी, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस। तो यहाँ पे ईयरली बहुत आसान हो जाएगा अब। 7, 8, 9 और 10। तो सबसे पहले रेवेन्यू लिख देते हैं। सेम फिगर मैं वहाँ से फटाफट कॉपी करूँगा वैसे। रेवेन्यू हमारा पहले साल में तो कुछ नहीं था ना, तो सेम वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। 10.6, 11.24, 11.91, 12.63 और ये आया 13.38, फिर 6 आया हमारा 14.19, फिर 7 आया 15.04, फिर 8 आया 15.99, फिर 9 आया 16.89, ये 17.91। ये आपने रेवेन्यू वहाँ से ऊपर से कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आप कॉपी कर लीजिए, 2.12, ऐसी पूरी कॉपी हो जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो गाइस उसके बाद क्या आएगा? जो इन्वेंट्री की परचेज थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब वो उसकी बारी है। तो वो भी ऊपर से पूरी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो लेकिन गाइस इस केस में ध्यान रखिएगा, जो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमने तो यहाँ ख़रीद लिया था ना, तो इस केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान से देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा?
क्योंकि हमने ख़रीद तो इस साल में लिया था, लेकिन वहाँ हम टैक्स निकाल रहे थे। तो टैक्स निकाल रहे थे, जब सेल होगी तभी तो भाई अपना जो है हम अपनी कॉस्ट भी तभी तो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो ठीक है गाइस, तो 5.3 और मतलब एक एक ना आगे स्टेप बढ़ जाएंगे, लास्ट वाले में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है गाइस, पूरा इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम इनिशियल कॉस्ट भी अभी लिख लेंगे इसमें। इनिशियल कॉस्ट गाइस अभी लिख लें, उससे क्या कुछ आसानी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। तो इनिशियल कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपए ना, तो 10 लाख ये भी हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है गाइस, अभी तक हमने यहाँ पर सब कुछ जो है रेवेन्यू ऊपर से उठाया, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर से उठाई और इन्वेंट्री कॉस्ट ऊपर से उठाई, और इनिशियल कॉस्ट हमने क्वेश्चन में से देखकर लिख दी। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे, सीधा टैक्स शीट लिख दें, सीधा टैक्स शीट लिख देते हैं यहाँ पे। टैक्स शीट भी ऊपर से उठकर आ जाएगी, जैसे सेम ऊपर लिखी हुई है वैसे ही आ जाएगी। तो गाइस उसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी डी और ई। तो कैसे निकलेगा हमारा रेवेन्यू, कैश फ्लो कैसे निकलेंगे, ए में से हमें को माइनस करना पड़ेगा बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। जब ई माइनस होगा तो माइनस माइनस उस केस में प्लस हो जाएगा, है ना गाइस। तो अब देखते हैं हमारा जो कैश फ्लो आएगा वो क्या आता है। तो इन सबको जब आप माइनस करेंगे ना, ये आएगा आपका 14.32, ऐसे ही पूरा गाइस आएगा। जो कैश फ्लो आएंगे, ये कैश फ्लोज आए हैं जैसे, अब इन कैश फ्लोज की आप पीवी कर देंगे। रेट कितना था, 12% से पीवी करके आपके पास एनपीवी आ जाएगी। अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इट्स गुड, वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर एनपीवी नहीं आती है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमने कौन सी कैटेगरी ख़त्म करी, कैटेगरी थी सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन 4 भी हमने गाइस ख़त्म कर दिया है।